ओके, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनफैक्ट हम लोगों का इंटीग्रेशन अभी पेंडिंग है, लेकिन जो तुम्हारा ट्रैक है उसके अंदर पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स पहले है। रिफ्लेक्शन माने खाली मिरर्स वाला पार्ट, यानी तुम्हारा लेंस जो है, प्रिज्म है, ये सब बाद में आएगा। ये 12th क्लास के इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड हमारा रहेगा। लेकिन जो हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो मिरर्स वाला पार्ट हम लोग अभी कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी ट्रैक में लिखा है प्रॉब्लम्स नॉट इन्वॉल्विंग कैलकुलस, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत ऐसी प्रॉब्लम भी करेंगे जहाँ पे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन इसके बाद करेंगे हम लोग, और इस चैप्टर में तुम लोगों का वेक्टर्स का यूज है और डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत यूज है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम लोग कर सकते हैं इंडिपेंडेंट टॉपिक हम लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। तो अभी सबसे पहली डिबेट तो यही रहती है कि भाई वाकई में लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है या फिर टेढ़ा मेढ़ा घूम फिर के भी चलती है। जैसे साउंड की अगर बात करें तो साउंड तो रेक्टिलिनियरली नहीं जाती, जैसे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, बाकी पूरे का साउंड प्रूफिंग भी कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो साइड वाले रूम में भी आवाज चली जाएगी, दरवाजे की थ्रू जा रही है, इसके मतलब आड़े आड़े टेढ़े भी घूम फिर के तो जा रही है साउंड, ठीक है। तो लाइट भी क्या सीधी सीधी चलती है फिर आड़ी टेढ़ी भी चलती है? तो आंसर इसका क्या है, लाइट दोनों तरह से चलती है। इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी जो अपर्चर जिसमें से पास हो रही है लाइट, अपर्चर क्या होता है, जिस छेद में से लाइट निकल रही है, वो छेद जो है वेवलेंथ के मुकाबले छोटा है या बड़ा है, इसी बात पे डिपेंड करती है। अगर तो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है वो छेद, तो फिर डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट होती है। अगर छोटे से होल में से अगर लाइट जा रही है तो देन इट स्प्रेड्स आउट, इट डजंट मूव इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन फॉर मोस्ट पर्पसेस, जैसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, खिड़की दरवाजे इन सबसे लाइट अगर आ रही है तो वेवलेंथ के मुकाबले तो ये सब साइज बहुत ज्यादा है। तो इस सब के लिए जो एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, ये एक रीजनेबल एजम्पशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हाँ, तो अब कोई भी चीज मुझे नजर कैसे आती है, यानी कोई भी चीज की इमेज मेरे को कैसे नजर आती है? जैसे मान लो ये कोई लेटेस्ट से मार्कर है, मार्कर के यहाँ पे एक रेड कलर का पॉइंट है, तो ये मुझे रेड कलर का पॉइंट जो है, इसकी इमेज मेरी आंख में कैसे बन रही है? तो है क्या, इसके ऊपर आजू बाजू से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके दो तरह के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एक होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है? लाइट अगर किसी एक एक डायरेक्शन से आ रही है तो वो क्या होगा, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होंगे। तो सारी की सारी लाइट जो है, अगर यहाँ पे मेरा पॉइंट सोर्स है तो ऐसे आके सारी की सारी लाइट इधर से होगी। तो जिस तरफ लाइट जा रही होगी उस तरफ वो विजिबल होगा, और बाकी जगह पे लाइट नहीं जा रही होगी तो वो बाकी जगह पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, 100% स्पेक्युलर सर्फेसेस नहीं होते और 100% डिफ्यूज सर्फेसेस नहीं होते। ज्यादातर डिफ्यूज सर्फेस क्या होता है, जिसके ऊपर लाइट तो किसी भी दिशा से आ रही है, हर तरफ बराबर से फेंक देते हैं, या बराबर से नहीं भी फेंके लेकिन उसको हर तरफ फेंकते हैं, तो उसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ गए? रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, डिफ्यूज या स्पेक्युलर। तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली कोई भी सरफेस है उसकी स्पेक्युलरिटी होती है कुछ ना कुछ, यानी कितना वो आजू बाजू फेंक रहा है और कितना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन फेंक रहा है। अगर हाईली पॉलिश सरफेस होगा तो फिर एक तरफ से लाइट रे आ रही है तो बिल्कुल उसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आई इक्वल टू आर के हिसाब से वो फेंक देगा किसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो, अगर मान लो मैं क्लासरूम की बात करूं, अपने क्लासरूम में अगर मान लो तुम खिड़की खोल दो तो पीछे से लाइट आ रही होगी, और टेबल्स को तुम देखोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बहुत ज्यादा शाइनी सा तुम्हें दिखेगा, और बाकी डायरेक्शन उतना शाइनी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखने में लग रहा है ये टेबल रफ है, कोई मिरर थोड़ी नहीं, बट टेबल से भी तुम्हारा काफी हद तक स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नजर आता है। या फिर कहीं कहीं पे मैंने देखा, मैं पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में था, वहां पे क्लासरूम्स में अगर खिड़की खोल दो तो बच्चों को बोर्ड नजर ही नहीं आता था। उसमें क्या होता था, खिड़की से लाइट आ रही है और बहुत जबरदस्त रिफ्लेक्शन हो रहा होता था किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो किसी डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि सनलाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा पड़ रहा है तो बोर्ड के ऊपर क्या कंट्रास्ट है वो नजर ही नहीं आ रहा होता था बच्चों को। समझ में आई बात नहीं? तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ स्पेक्युलरिटी होती है और कुछ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। फॉर दैट मैटर, अगर तुम मान लो कोई टी शर्ट है, टी शर्ट के ऊपर तुमने देखा होगा कि कहीं पे कॉफी गिर जाए या फिर पानी गिर जाए तो वहां पे डार्क स्पॉट दिखने लगता है। वो ऐसा क्यों दिखने लगता है डार्क स्पॉट? तो होगा क्या, जहां पे तुम्हारा वैसे टी शर्ट इज अ रफ सरफेस, राइट, टी शर्ट इज नॉर्मली अ रफ सरफेस एंड इट इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। डिफ्यूज रिफ्लेक्टर मतलब जैसे लाइट कहीं से भी आ रही है लेकिन मेरे रफ सरफेस पे पड़ रही है तो सब तरफ जा रही है। तो इसलिए नॉर्मली टी शर्ट किसी भी तरफ से देखो तो करीब करीब एक जैसी नजर आती है। लेकिन क्या है, जब ने वहां पे एक वेट स्पॉट बन गया तो वहां पे रिलेटिवली थोड़ा सा सरफेस स्मूथ हो गया, थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का सा पॉलिशिंग टाइप का नेचर आ गया। तो होगा क्या, जनरली तो क्या, सोर्स जो है लाइट का पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। जैसे इस कमरे में ट्यूबलाइट हर जगह तो नहीं है, ठीक है, 4 ट्यूबलाइट्स हैं लेकिन हर जगह तो नहीं है ना ट्यूबलाइट। तो किसी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट ज्यादा आ रही होगी, और स्पेक्युलर अगर नेचर है तो वो लाइट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन ज्यादा भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो टी शर्ट के ऊपर कहीं पे वेट स्पॉट अगर बन गया, किसी डायरेक्शन से लाइट आ रही तो वो वेट स्पॉट जो है ज्यादातर लाइट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देगा।
ऑब्वियसली टोटल अमाउंट ऑफ लाइट तो उतना ही है, ज्यादातर लाइट किसी एक डायरेक्शन में चली गई तो इसका मतलब क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए कम लाइट बची, इज इट नॉट? तो इसलिए क्या ज्यादातर जगहों से तुमको क्या दिखेगा, वो डार्कर दिखेगा स्पॉट। समझ में आ रही बात की? तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इन जनरल अगर रैंडम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कुछ ना कुछ तो डिफ्यूज नेचर होता ही है। तो जैसे ये मैं मार्कर की बात कर रहा था, इससे मान लो कुछ लाइट सब दिशा में निकल गई, तो उससे कुछ रेस तो तुम्हारी आंख के अंदर भी पड़ रही है। प्यूपिल तुम लोग का भले ही बहुत स्मॉल है, 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का रेडियस होगा उसका, तो इससे जो रेज निकल रही है वो तुम्हारे प्यूपिल के अंदर 1 मिलीमीटर रेडियस के अंदर पहुंच रही है। और वो जो रेज जो पहुंच रही है वो जाके तुम्हारे आंखों के अंदर एक लेंस है, तो प्यूपिल के थ्रू वो आई लेंस के ऊपर पड़ती है। लेंस जो होता है वो उसको फोकस करता है, और पीछे तुम्हारा करीब 2.5 सेंटीमीटर पीछे करीब रेटिना होता है। तो लेंस का क्या काम है, वो उस चीज को फोकस करके तुम्हारे रेटिना पे एक शार्प इमेज बना देता है जहां पे ये रेस कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है नहीं? अब इसके अंदर भी क्या है, अगर तुम सोचोगे तो अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है तो नियरली पैरेलल रेज होंगी, लेकिन जैसे जैसे पास से अगर रेज आ रही है तो हाईली डाइवर्जेंट रेज होंगी। समझ में आ रही बात की नहीं? यही पॉइंट, अगर बहुत दूर से देख रहा हूँ तो वो नियरली पैरेलल, बहुत छोटे से कोन के अंदर आ गए होंगे, ठीक है? इंफिनिटी पे तो वो ऑलमोस्ट सिलेंडर जैसा दिखेगा तुमको जो रेज का बंडल है, लेकिन बहुत पास आ जाओगे तो हाईली डाइवर्जेंट कोन होगा, ठीक है? अब क्या है, जो आंखों का लेंस है वो तो एक ही लेंस है हमारा, ऐसा तो नहीं कि 10-15 अलग अलग लेंस है कि लेंस चेंज कर करके हम, लेकिन रेटिना की लोकेशन फिक्स्ड है। रेटिना तो वहीं पे जो हमारा 2.5 सेंटीमीटर पीछे है, लेकिन क्या है, हमें हाईली डाइवर्जेंट बंडल को भी वहीं पे फोकस करना है और सिलेंड्रिकल बंडल को भी वहीं पे फोकस करना है। तो इसके लिए क्या है, हमको हम लेंस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसी लेंस के अंदर एवोल्यूशन ने हमको ऐसा मैकेनिज्म दिया कि हम उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। वो फोकल लेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग का जो आंख का लेंस है वो माउंटेड है सिलियरी मसल्स के बीच में। देयर अ मस्कुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अराउंड दैट लेंस। तो क्या होता है, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो लेंस को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, तो वो बल्ज आउट कर देता है। बल्ज आउट कर जाता है तो उसकी फोकल लेंथ स्मॉल हो जाती है, यानी उसकी कन्वर्जेंस पावर बढ़ जाती है, वो जल्दी से कन्वर्ज करने लगता है रेस को, ठीक है? और अदरवाइज रिलैक्स्ड है मसल्स तो हम लोग का आई लेंस ऐसे होता है कि इंफिनिटी को हम आराम से देख सकते हैं, यानी सिलेंडर को कन्वर्ज करने के हिसाब से हमारा आई लेंस नॉर्मली रहता है रिलैक्स्ड आई से। लेकिन अगर पास की चीजें देखनी होती है तो हमको आंख को थोड़ा स्ट्रेन करना पड़ता है। ये तुम लोगों ने फील भी किया होगा कि जैसे दवाई का पत्ता कोई पढ़ना होता है, तो दवाई के पत्ते अगर पास रखते तो आपको थोड़ा सा ऐसे, तुमने देखा होगा स्क्वीज करते हैं लोग, देखा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पास से अगर दवाई के पत्ते को अगर पास से पढ़ रहे तो हाईली डाइवर्जेंट बीम आ रही है, ठीक है? और उसको भी वहीं पे हमें कन्वर्ज करना है, तो आंख का जो लेंस है उसका कन्वर्जेंस पावर होना चाहिए अच्छा खासा। अब इसके अंदर भी क्या है, देखो क्या, कितना भी पास आ जाएगी चीज तो मेरे को मैं देख पाऊंगा नहीं। इट टर्न्स आउट कि ठीक है बहुत एडवांस हुआ हमारा इक्विपमेंट एवोल्यूशन के थ्रू, लेकिन फिर भी 25 सेंटीमीटर से पास की अगर चीज है तो हम आंख के लेंस को इतना ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर पाते कि 25 सेंटीमीटर से पास की चीज की भी अच्छे से इमेज बन सके, तो वो ब्लर ही बन पाती है, ठीक है? तो जो 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है? अब कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो सर 6 सेंटीमीटर पे भी दिख रहा है, तो मैं क्या चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है? एवोल्यूशन के बाद भी किसी भी स्पीशीज में स्टैटिस्टिकल एबरेशंस होते हैं, तो हो ही सकता है कि किसी को 25 से कम पे भी दिख जाए, 20 पे दिख जाए, 6 पे दिख जाए। मेरे को क्लेम कर चुके हैं बच्चे, सर मुझे तो दिख रहा है, ठीक है? तो ठीक है, तो आई डोंट कॉन्टेस्ट दैट, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, सुपर ह्यूमंस होते हैं, ठीक है? बट नॉर्मली 25 सेंटीमीटर से पास की चीज हमको नजर नहीं आती। तो समझ में आ रहा है मैकेनिज्म क्या है, ठीक है? तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा बाय द वे, तुम लोग सोच रहे हो कि दवाई के पत्ते को पास में क्यों रखना है? मतलब दवाई के पत्ते को पास में रखते हैं और आंखों को स्ट्रेन करते हैं, इससे अच्छा तो दूर ही रखो और पढ़ लो। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जितना दूर होगा ना ऑब्जेक्ट, तो वो सोचो एक स्फेयर के अंदर सब तरफ रेज फेंक रहा है, तो नंबर ऑफ रेज एंटरिंग अवर आई स्मॉल हो जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत स्मॉल हो जाएगी, इसलिए हमको नजर नहीं आएगा, ठीक है नहीं? और उसके अलावा क्या है, बाद में हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में देयर आल्सो समथिंग कॉल्ड डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है, वो ब्लर दिखने लगती हैं चीजें। मतलब होता क्या है, एक जनरली वेव ऑप्टिक्स के इफेक्ट्स को अकाउंट में लो, किसी पॉइंट की इमेज पॉइंट नहीं बनती है, एक पॉइंट की इमेज जो है वो स्प्रेड होकर थोड़ा सा सर्कल जैसा बन जाता है उसका। कभी क्या है, एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ये भी स्प्रेड होकर सर्कल बन गया, ये भी स्प्रेड होकर सर्कल बन गया, वो सर्कल जब ओवरलैप कर जाते हैं तो तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये ए मतलब मान लो लेटर ए बी लिखा हुआ है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे तो फिर तुमको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए भी हमको कोई बहुत ज्यादा दूर की चीज अगर है तो वो साफ साफ नजर नहीं आती, इवन तो हम वैसे थियोरेटिकली अगर रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन के हिसाब से देखें तो उसकी शार्प इमेज बननी चाहिए, बट वेव ऑप्टिक्स इफेक्ट्स भी अकाउंट में लेने पड़ते हैं अगर दूर होता है ऑब्जेक्ट तो। और दूसरे इंटेंसिटी तो कम हो ही जाती है, दूर की चीज जो है उससे कम नंबर ऑफ रेज आएंगी। सोच के देखो ना, आंखों पे जो एंगल्स ऑफ टेंड है वो छोटा हो जाएगा,
दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो बहुत छोटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा आपको, और पास होगा तो बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ रेज एंटर हो रही है हमारी एंगल, तो ब्राइटर भी बनेगी। समझ में आई बात के लिए? ठीक है, ये ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, तो इसलिए देखना पड़ता है ऑब्जेक्ट कैसा, उसके हिसाब से हम डिस्टेंस रख के उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा मैंने। तो क्या लिखा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस its medium of propagation changes or it is made to pass through small apertures of the size comparable to the wavelength। तो जैसे मैंने बोला था, छोटे अपर्चर्स के अलावा नॉर्मली स्ट्रेट लाइन assumption हमारा ठीक ठाक है। चेंज ऑफ मीडियम लीड्स टू रिफ्रैक्शन एंड पासिंग थ्रू स्मॉल अपर्चर लीड्स टू डिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होता है, उससे लाइट बेंड हो सकती है। ठीक है, और अपर्चर छोटा होता है तो डिफ्रैक्शन होगा, जो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। Whenever light falls on any object, a portion of it is reflected in various directions। ठीक है, when these reflected rays enter our eyes, an image is formed on the retina of our eyes। Images are formed at the intersection point of the rays emanating from any point। तो खूब सारी रेज आ रही है, जहां पे कन्वर्ज होकर इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। बाय द वे, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये जरूरी है कि सारी की सारी एक ही जगह इंटरसेक्ट करें, मतलब निकल तो नहीं है एक पॉइंट से, लेकिन व्हाट इफ इसमें से 4 रेज इधर इंटरसेक्ट कर गई, 50 रेज इधर इंटरसेक्ट कर गई, 20 रेज इधर इंटरसेक्ट कर गई, सब एक्जैक्टली सेम मैथमेटिकल पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करें, तो क्या ये कोई जरूरी थोड़ी ना सब जगह सब एक ही जगह। तो उस केस में क्या होगा, ब्लर इमेज फॉर्मेशन होगा। सोच के देखो, अगर अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर इमेज हमारी शार्प नहीं बनेगी, फिर हमारी ब्लर इमेज बनेगी। क्यों? सोच के देखना, ये रेटिना है मेरा, रेटिना के ऊपर मुझे चाहिए क्या, सारा का सारा कोन का टिप यहाँ पे बनना चाहिए जो रेस का। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, कुछ रेस का कोन का टिप पीछे की तरफ है, कुछ इसका आगे है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जिनका टिप पीछे है तो वो तो इंटरसेप्ट एक सर्कल के फॉर्म में इंटरसेप्ट कर रही होंगी यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे मान लो पिंक कलर का स्पॉट देख रहे हो तो यहाँ पे एक जनरल पिंक इल्यूमिनेशन नजर आएगा, इज इट नॉट? ठीक है, तो इस तरह की चीज जब होती है उसको हम एबेरेशन कहते हैं। एबेरेशन क्या होता है कि सारी की सारी रेस एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो उसको भी कैसे खत्म करते हैं, एबेरेशन कम करते हैं, तो वो सब बात भी हम लोग बाद में करेंगे। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी रेज एक जगह इंटरसेक्ट कर जाए, ये एक assumption है, और ये हमारे लेंस की शेप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लेंस की शेप के ऊपर। ठीक है, तो समझ में आई बात की नहीं? बट हम नॉर्मली ऐसा मान के चलेंगे कि ठीक से डिजाइन किया है लेंस और सारा का सारा एक जगह कन्वर्जेंस मिल रहा है। ठीक है, क्या लिखा, when these reflected rays enter our eyes, the image is formed on the retina of our eyes। Images are formed at the intersection point of rays emanating from any point। Typically, a cone or pencil of rays from any point falls on the pupil of our eye, which then gets processed by our eye lens, and finally the image is formed at our retina। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज स्कीमेटिकली इलस्ट्रेटेड इन एडजेसेंट फिगर। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये बल्ब है, बल्ब से लाइट जा रही है हमारी, ये कोई फ्लावर वास है। ठीक है, और इसके हर पार्टिकल से मेरे पास लाइट आ रही है। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है, इससे मेरे पास लाइट की रेज आ रही है, ये पार्टिकल है, इससे लाइट की रेज आ रही है, सब प्यूपिल में कुछ ना कुछ तो रेज एंटर हो रही है। तो इस पार्टिकल की कहीं पे रेटिना पे कहीं और इमेज बनेगी, इस पार्टिकल की रेटिना पे कहीं और इमेज बनेगी, हर पार्टिकल की रेटिना पे अलग अलग इमेज बनेगी। और उसको क्या है, हम लोगों का ब्रेन प्रोसेस करता है। बेसिकली ऑप्टिकल सिग्नल गया, वो फिर जाके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक जो को उस सिग्नल में कन्वर्ट होता है। रिसेप्टर नर्व्स होती है हम लोगों की, ऑप्टिकल नर्व होती है, तो ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमको चीजें नजर आने लगती है। बाय द वे, हमारे लेंस के ऊपर इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट फर्क नहीं पड़ता, ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा कर देता है। ठीक है, तो समझ गए? ठीक है, द लाइट सेंसर्स ऑन द रेटिना कन्वर्ट द डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ब्रेन सिंथेसाइजेस टू कंप्लीट द कंप्लीट इमेज। समझ में आया कि नहीं किस तरह से होता है? ठीक है, अच्छा, हाँ, इसके अंदर तो कुछ डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरालैक्स एंड डेप्थ परसेप्शन का। तो नॉर्मली देखो, नॉर्मली अगर मतलब हमें पता भी चलता, कोई चीज को अगर देखते हैं तो खाली ये नहीं कि इमेज बन गई, हमें ये भी पता चलता है वो कितनी दूर है ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट कितनी दूर है ये हमें कैसे पता चलता है? तो अगर तुम देखो तो हमारे पास इनफैक्ट दो दो आंखें हैं सबके पास। ठीक है, तो ये जो दो आंखें हैं उससे क्या होता है, एक आंख से जो इमेज बन रही है और दूसरी आंख से जो इमेज बन रही है, इनका एंगल थोड़ा सा अलग होता है। तुम चाहो तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पेन को ऐसे होल्ड करो आंखों के सामने, पहले एक आंख बंद करके देखो, फिर दूसरी आंख बंद करके देखो, तुमको पेन थोड़ा थोड़ा शिफ्टेड दिखेगा। अभी अभी ट्राई कर सकते हो तुम लोग, ऐसे एक आंख बंद करके देखो, यू विल सी दैट इट्स लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बारी बारी ऐसे करके, या तो आंख ऐसे करना आता है तो ठीक है, तो मसल में नहीं है इस तरह का प्रैक्टिस, तो ऐसे हाथ से बंद करके देखो, पहले एक आंख बंद करके देखो, फिर दूसरी आंख बंद करके देखो, तो यू विल सी दैट ये जो पेंसिल है हल्का सा शिफ्टेड शिफ्टेड दिखेगी, कभी लेफ्ट शिफ्टेड दिखेगी, कभी राइट शिफ्टेड दिखेगी। इनफैक्ट राइट आंख से देख रहा हूँ कहीं दिख रही है, लेफ्ट आंख से देख रहा हूँ तो वो राइट शिफ्टेड दिख रही है, राइट आंख से देख रहा हूँ तो लेफ्ट शिफ्टेड दिख रही है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में मुझे भले ही ऐसे सबकॉन्शियसली पता नहीं चलता कि दो इमेजेस बन रही है, बट एक्चुअल में हमारे हमारे को दो इमेजेस इनपुट हो रही है, एक आंख से एक इमेज इनपुट हो रही है और दूसरी आंख से दूसरी इमेज इनपुट हो रही है, राइट?
तो देयर आर टू इमेजेस फॉर्मिंग, और इनफैक्ट पेंसिल को दूर रखोगे तो ये शिफ्टिंग छोटी-छोटी थोड़ा-थोड़ा शिफ्टिंग होगी। पेंसिल को पास में रखोगे तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग होगी। जितना पास में ऑब्जेक्ट है उतना ज्यादा शिफ्टिंग दिखेगी। क्यों? क्योंकि उतना वाइड एंगल का फर्क पड़ रहा है। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली हमारे दिमाग में पूरा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का पूरा एल्गोरिथम फिट है हमारे दिमाग में। अभी है क्या, कोई पॉइंट है, अगर मैं बोलूं उसको इस आंख से इतने एंगल पे पड़ रहा है, इस आंख से इतने एंगल पे पड़ रहा है, तो इंटर आई डिस्टेंस तो मुझे पता है, और उसके बाद ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ब्रेन में ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो तुमको पता नहीं चलता, ये सब प्रोसेसिंग अपने आप हो जाती है। ठीक है, वो छोटा सा बच्चा इन्फेंट है, उसके दिमाग में प्रोसेस हो जाता है, उसको कोई साइन थीटा कॉस थीटा कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन ब्रेन कैन स्टिल प्रोसेस की ये। समझ में आ रही बात की नहीं? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, अगर ये पता है इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस कितना है, और इससे इधर इतना एंगल सबटेंड हो रहा है, इधर इतना एंगल सबटेंड हो रहा है, तो देन व्हाट विल हैपन, देन आई कैन ऑलवेज प्रोसेस एंड फिगर आउट कि इसकी डेप्थ कितनी है। समझ गए कि नहीं? अगर दूर होगा तो इस एंगल का चेंज थोड़ा थोड़ा होगा, अगर पास होगा तो अच्छा खासा चेंज होगा। ठीक है नहीं? तो दैट्स हाउ यू परसीव द डेप्थ। एंड बाय द वे, ये जो शिफ्टिंग ऑफ इमेज होती है इसको हम पैरालैक्स कहते हैं। समझ गए? मतलब एक आंख से देखो तो किधर दिख रहा है, दूसरी आंख से देख रहे हो तो ये पैरालैक्स कहलाता है। समझ गए कि नहीं? पैरालैक्स क्या होता है, और भी कॉन्टेक्स्ट में पैरालैक्स वर्ड यूज होता है। जैसे मान लो तुम्हें डिस्टेंट स्टार का डिस्टेंस पता लगाना है, कोई स्टार है या फिर कोई प्लैनेट है, उसका डिस्टेंस पता लगाना है। खैर प्लैनेट तो नहीं, स्टार के लिए बोलूंगा। तो क्या है, अर्थ जो सन के अराउंड जाती है। ठीक है, तो अर्थ से अगर तुम स्टार का एलिवेशन देखोगे, मान लो तुमने जनवरी में देख लिया, ठीक है, तो जनवरी में कोई एंगल दिखेगा उस स्टार का, और 6 महीने बाद जो अर्थ घूम के दूसरी तरफ आ जाएगी, अब उसका कुछ और एंगल दिखेगा। अब तुमको अगर सन टू अर्थ डिस्टेंस पता है, तुम्हें ये टोटल डिस्टेंस पता है, और इससे एंगल का डिफरेंस अगर तुम्हें पता चल गया, तो फिर तुम स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस, राइट? तो इसको पैरालैक्स मेथड ऑफ डिटरमिनिंग डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पैरालैक्स वर्ड एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तुम लोग ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पिन होती है और एक इमेज होती है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज हो सकता है तुमको किसी जगह से कोइंसाइडिंग दिखे, लेकिन हो सकता है वो एक्चुअली में कोइंसाइडिंग ना हो। मतलब अभी तो देखो ये दोनों चीजें कोइंसाइड कर रही हैं, तो चाहे इस एंगल से देखो चाहे इस एंगल से देखो, कहीं पे भी मुंडी लेफ्ट राइट शिफ्ट करके देखो तुम्हें कोइंसाइडिंग दिखेंगे। ठीक है नहीं? लेकिन अगर एक पिन आगे और एक पिन पीछे है, तो अभी हो सकता है तुम्हें कोइंसाइडिंग दिखे, यानी एक आंख से भी देख रहे हो तो कोइंसाइडिंग हो सकता है दिखे तुमको, बट दे आर एक्चुअली नॉट कोइंसाइडिंग। वो कोलिनियर है आंख के साथ में, इसलिए वो कोइंसाइडिंग जैसे दिख रहे हैं। लेकिन क्या मुंडी को राइट करोगे तो पीछे वाली चीज राइट शिफ्टेड दिखेगी, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट शिफ्टेड दिखेगी। तो दिस थिंग इज आल्सो कॉल्ड पैरालैक्स। तो जनरली क्या है, जब ऑप्टिकल बेंच पे एक्सपेरिमेंट करोगे तुम लोग, ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड कराना होता है, या पेन को जो हवा में इमेज बन रही है उसको कोइंसाइड कराना होता है, तो हम बोलते हैं कि पैरालैक्स को रिमूव करना होता है। पैरालैक्स रिमूवल क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे हैं, तो अभी देयर इज अ पैरालैक्स बिटवीन द टू। क्यों? राइट शिफ्ट करके लेफ्ट शिफ्ट करके जो पेंसिल है इधर उधर होती हुई दिख रही है। पैरालैक्स रिमूवल क्या है, तुम पेन को जिससे लोकेट करना, पेन को एक्जैक्टली कोइंसाइड कराओगे, जब एक्जैक्ट कोइंसाइड करेंगे तो लेफ्ट करो मुंडी के राइट करो, कोइंसाइडिंग है तो कोइंसाइडिंग ही दिखेगा। दैट्स इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ पैरालैक्स। समझ में आ रहा है ना कि पैरालैक्स क्या है? पैरालैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूजफुल है। जैसे 3D मूवीज जो देखते हो तुम लोग, वो भी इसी के ऊपर वर्क करती हैं। 3D मूवीज, या फिर अभी तो इनफैक्ट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। मेरे बचपन में कॉमिक्स आती थी, 3D कॉमिक्स, और उसमें क्या होता था, चश्मा होता था, वो उसमें एक तरफ मैजेंटा होता था और एक तरफ सियान कलर का होता था। ठीक है, और उससे तुम देखते थे तो 2D कॉमिक जो 3D जैसी दिखती थी। तो अब वो भी कैसे वर्क कर रहा है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये जो सियान है ये खाली सैन कलर के इमेजेस को ट्रांसमिट कर रहा है, और जो ये मैजेंटा ये खाली मतलब मैजेंटा रेस को ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरे कलर्स को ब्लॉक कर दे रहा है। अभी थोड़ी सी फाइन बात है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने, समझो, सैन कलर से कुछ लिखा है कागज के ऊपर और उसको मैजेंटा फिल्टर से देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? मुझे नजर आएगा। मुझे जो चीज लिखी है वो ब्लैक कलर में नजर आएगी, क्योंकि क्या है, पेज जो है व्हाइट कलर का पेज तो हर कलर की लाइट जनरेट कर रहा है। जब मैं मैजेंटा फिल्टर से देख रहा हूँ तो जो मैजेंटा रेज है वो तो एज इट इज ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो सारे पेज से तो मैजेंटा रेज आ रही, पूरा पेज तो मैजेंटा कलर में दिख रहा है। लेकिन जहां पे मैंने सैन कलर से लिखा है वहां से कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो वहां पे कंट्रास्ट जनरेट होगा, वहां पे एब्सेंस ऑफ लाइट दिखेगी, तो वो मुझे ब्लैक कलर में पढ़ने में आएगा। समझ गया कि नहीं? अगर मान लो मैंने अम्बरीश लिख दिया सैन कलर से और मैजेंटा फिल्टर से देख रहा हूँ, तो मुझे ब्लैक कलर में अम्बरीश लिखा हुआ दिखाई देगा उस पेज में। समझ गया कि नहीं? तो इसी तरह से जब तुमने इमेज बना रखी है 2 कलर्स में और उस चश्मे से तुम देख रहे हो, तो एक जो फिल्टर है वो एक इमेज को भेज दे रहा है काले रंग में, और दूसरा फिल्टर जो दूसरी इमेज को काले रंग में भेज दे रहा है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस हैं और उनमें कुछ पैरालैक्स है, जितना ज्यादा पैरालैक्स होगा, जितना दूर दूर उन्होंने शिफ्ट करके बनाया होगा, ऐसे नॉर्मल बिना चश्मे के बहुत अजीब सा लगेगा कि क्या बना रखा है। ठीक है, लेकिन समझ गए, उनमें इमेजेस में पैरालैक्स है। अगर ज्यादा पैरालैक्स होगा तो तुमको दिखेगा बहुत पास में आ गया, कम पैरालैक्स होगा तो दूर नजर आएगा। समझ गए? साइन एंड मैजेंटा चश्मे।
ठीक है। इसके अलावा क्या है, इनफैक्ट मैंने एक बार बेवकूफ़ी की थी क्या, मैं गया था नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में, तो वहाँ पे हम लोग को 3D मूवी दिखाई थी। वैसे 3D मूवी तो उसके पहले भी काफ़ी देखा था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा क्लोज़ली बात करने का मेरे को मौका मिला, वो जो बंदा टेक्नीशियन था वहाँ पे, तो उधर उस मैंने देखा कि ये कैसे बनाता है, ये 3D मूवी प्रोजेक्ट कैसे करता है। तो उसने बताया कि कौन-सा तो प्लेयर का नाम भूल गया, शायद हाइपर प्लेयर या समथिंग कुछ करके था। और उस प्लेयर से क्या था, स्क्रीन के ऊपर उसके 2-2 इमेजेस ऐसे जनरेट हो रही थी, और उसके बाद उस हम लोग को सबको चश्मा दिया और उससे हमको 3D मूवी नज़र आ रही थी। और मैंने क्या किया, फरीदाबाद में था तो मैंने 3D चश्मा जैसे वहाँ पे इनफैक्ट सिक्योरिटी लेते हैं और बाद में रिटर्न करना था। मैंने सिक्योरिटी छोड़ दिया, 3 चश्मे घर पे लेके आ गया कि हम लोग घर पे बैठ के 3D मूवी देखेंगे। वही जो हाइपर प्लेयर है वो डाउनलोड कर लिया और कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी है मतलब वो 3D मूवी डाउनलोड करके हाइपर प्लेयर में प्ले कर दिया। और उसके बाद उस चश्मे से मैं देख रहा हूँ तो वो बिना चश्मे के भी 2-2 इमेजेस दिख रही है, चश्मे के साथ भी 2-2 इमेजेस दिख रही है। ठीक है? तो 150 रुपया बर्बाद। लेकिन अभी मैं हाँ, तो मैं सोच रहा था कि भई ये चक्कर क्या है? मतलब व्हाट इज़ इट दैट्स हैपनिंग एट द नेशनल साइंस सेंटर प्रोजेक्टर दैट्स नॉट हैपनिंग एट ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो इट टर्न्ड आउट, बाद में फिगर आउट किया, तो इट टर्न्स आउट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? लाइट का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो जब 3D मूवीज़ देखते हो तो जो चश्मा तुमको मिलता है वो नॉर्मल चश्मा नहीं होता है, इट्स अ पोलराइजर बेसिकली। पोलराइजर क्या होता है? एक जो साइड है वो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन को ब्लॉक कर देती है, वर्टिकल ऑसिलेशन को पास होने देती है। दूसरी जो साइड है वो वर्टिकल ऑसिलेशन को पास होने देती है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन को ब्लॉक कर देती है। तो नॉर्मल जो स्क्रीन से तुम्हारे पास जो 2 इमेजेस दिख रही है बिना चश्मे के, उसमें एक वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, एक हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट है। तो चश्मा लगाने के बाद क्या है, एक आंख में एक ही पोलराइजेशन जा रहा है, एक आंख में यही पोलराइजेशन जा रहा है, वो आंख दूसरी आंख में वही पोलराइजेशन, एक पोलराइजेशन जा रहा है। तो वापस इन दोनों में पैरेलैक्स क्रिएट हो गया और एक आंख से एक ही इमेज बन रही है। समझ गए कि नहीं? तो फिर क्या, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करके वो 3D बना देता है। समझ गए कि नहीं? तो उसमें भी क्या है, अगर उनको दिखाना होता है कि कोई चीज़ मतलब जैसे त्रिशूल कोई मार रहा है तो मैं छाती में घुसा आ रहा है, तो क्या होगा? पहले त्रिशूल होगा, उसका कम पैरेलैक्स होगा, वो इमेजेस पास-पास में होंगी। और क्या होगा, जब दिखाना है कि त्रिशूल तुम्हारी छाती में घुसा आ रहा है तो क्या करेंगे? एक तो त्रिशूल को मैग्नीफाइड बना देंगे और दूसरे उनका पैरेलैक्स बहुत लार्ज कर देंगे। पैरेलैक्स बहुत लार्ज करने के तुम्हें ऐसा लगेगा तुमको, अरे ये तो इधर ही आ गया, बस अब गिरा तो गिरा। समझ गए कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। समझ गए पैरेलैक्स का कॉन्सेप्ट? तो डेप्थ जो परसेप्शन होता है वो हम लोग का पैरेलैक्स की वजह से होता है। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है? तो पढ़ लेते हैं इसको, फॉर्मली क्या लिखा मैंने। Whenever we view any object with both eyes, each eye makes its own image. ठीक है? दोनों आई से अपनी अपनी इमेज बन रही है। These two images are slightly shifted from each other because of rays coming at different angles for both eyes. Nearer the object, greater the shift in this image. ठीक है? पास में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ज्यादा शिफ्टेड इमेजेस बनेगी, आपस में शिफ्टेड तो होंगी, पास में होगा तो बहुत ज्यादा शिफ्टेड इमेजेस होंगी। ठीक है? This shifting of image upon looking from each eye individually is known as parallax. इसको parallax बोलते हैं। ठीक है? For further objects, this parallax is smaller. Try to look at your pen holding it at various distances and viewing it with only one eye at a time. जैसे मैंने करके दिखाया था, पेन को एक एक आंख बंद करके देखो तो हल्का हल्का शिफ्टेड नजर आता रहता है। ठीक है? Our brain processes these two slightly different images and based on parallax, we are able to estimate the depth of the objects. ठीक है? तो समझ में आया ना डेप्थ कैसे एस्टिमेट करते हैं? अलग अलग इमेजेस दिख रही हैं और उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करके उनको डेप्थ परसीव करा देता है। ठीक है? ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शैडो फॉर्मेशन। तो शैडो कैसे फॉर्म होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ओपेक ऑब्जेक्ट है, पीछे से लाइट आ रही है और जहां पे ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको क्रॉस करके जा नहीं पा रही, तो जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही वहां पे हमको शैडो नजर आती है। ठीक है? नहीं क्या लिखा, व्हेनेवर लाइट रेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट वी गेट अ रीजन ऑफ स्पेस विद एब्सेंस ऑफ लाइट व्हिच इज आल्सो नोन एज शैडो रीजन। ठीक है? और शैडो में परफेक्ट डार्कनेस कोई जरूरी नहीं है, जैसे मल्टीपल लाइट सोर्सेज हैं या एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है, तो ये हो सकता है कि जहां पे कहीं पे पार्शियल इल्यूमिनेशन फिर भी हो रहा हो। जैसे मान लो क्रिकेट स्टेडियम में तुमने देखा होगा, तो उसमें एक एक इंसान की 6-6 शैडोज कई बार नजर आ रही होती है, क्योंकि 6 जगह लाइट स्टैंड्स के अंदर लाइट लगी होती है, 6-6 शैडोज नजर आ रही होती है। ठीक है? नहीं तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे परफेक्ट डार्कनेस हो, क्योंकि किसी और सोर्स से हो सकता है लाइट वहां पे पहुंच गई हो। ठीक है? चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पे। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, assume that sun rises at 6 a.m. ठीक है? सुबह 6 बजे सन गया and sets at 6 p.m. Find the angle made by sun rays with the horizontal. नंबर 1 है क्या, 10 a.m. से हमें सन रेज का एंगल बताना, हॉरिजॉन्टल से कितना होगा। फिर क्या, also find the length of the shadow of a man 6 feet high at this time. Assume that man is in the plane in which the sun appears to move. तो सन जो होगा किसी प्लेन में चल रहा होगा ना ऐसे, ठीक है, और आदमी उसी प्लेन के अंदर है, तो हमको क्या करना है, हमको शैडो की लेंथ निकालनी है। ओके? हाँ, तो सिंपल ही है, देखो यहाँ पे क्या है, 6 AM से 6 PM यानी
टोटल 12 आवर्स में ये 180 डिग्री घूम रहा है। तो 6 AM से 10 AM यानी 4 घंटे में कितना घूमेगा? तो 1/3 है 4 घंटा जो 12 घंटे का 1/3 है यानी 60 डिग्री घूम जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, सनराइज जो है अगर ईस्ट से सनराइज हुआ तो यहाँ पे 60 डिग्री पे चढ़ चुका होगा सन। 60 डिग्री पे ऐसे ऐसे करके लाइट आ रही होगी, राइट। तो इतना जो पार्ट है ये रेस का ब्लॉक हो जाएगा। अब आदमी की हाइट h है, ये एंगल थीटा है, तो फिर आप सीधे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये tan 60 आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? दिस मैन अपॉन x, मतलब ठीक है, मैन की हाइट अपॉन x इज tan 60। तो बस अब शैडो की हाइट आ जाएगी। तो क्या लिखा, फ्रॉम ईस्टर्न हॉरिजॉन टू वेस्टर्न हॉरिजॉन द सन कवर्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इन अ स्पैन ऑफ 12 आवर्स। ऐसा मान रहे हैं, एज्यूमिंग दैट एटमॉस्फेयर से कोई रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है। ऑल्दो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। सनसेट का जो एक्चुअल टाइम है और जो अपेरेंट टाइम है उसमें शायद करीब 2 मिनट का फर्क होता है, ठीक है। Thus in 4 hours it must appear 60 degree above the horizon, ठीक है, with rays coming as shown in the figure. Now from the figure h by x is tan 60, समझ गए। लेंथ ऑफ द शैडो x इक्वल टू h by tan 60 यानी 6√3 फीट या फिर 2√3 फीट आ गया। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहला लॉ क्या है, जो कोई भी मिरर होगा, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसकी कुछ तो नॉर्मल होगी, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ओके। और इंसिडेंट रे जो आ रही है इस नॉर्मल से कुछ तो एंगल बना रही है, उसको मैंने आई बोला। और फिर इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे कुछ एंगल बना रही है, उसको हमने आर बोला। तो फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज माय फर्स्ट लॉ। नॉर्मल से इक्वली इंक्लाइंड होती है, ठीक है। अब इक्वली इंक्लाइंड के साथ में और क्या जरूरी है हमारा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। ये कहना क्यों जरूरी है, अदरवाइज देखो अगर मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो इससे सेम एंगल पे तो पूरा का पूरा कोन लाई करेगा, इज इट नो। तो ऐसा नहीं कि उस कोन में कहीं पे भी ये इंसिडेंट लाइट आई तो कोन में इधर निकल गई ना। जिस तरफ जिस प्लेन में आई है नॉर्मल का जो इनका कोई प्लेन बनेगा, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल का कुछ प्लेन होगा, इसी प्लेन में रिफ्लेक्शन होगा। ये मेरा सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। समझ में आया सभी को? इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन वर्सेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये दिखा रखा है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारा कोई सोर्स है और मान लो मैंने सरफेस को बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ, ये पॉलिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना ज्यादा पॉलिश सरफेस है, ठीक है। जैसे टी शर्ट है तो टी शर्ट से ज्यादा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जैसे स्टील की बॉटल वहां पे पड़ी हुई है तो वो शाइनी सी दिख रही है, क्यों, वो बहुत सारी लाइट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है नहीं। और इनफैक्ट मेटल के अंदर भी जरूरी नहीं कि मेटल है तो पक्का वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ही कर रहा होगा। मेटल के अंदर भी डिग्री ऑफ पॉलिशिंग अलग अलग हो सकती है। इस मेटल को इतना पॉलिश कर सकते हो कि ऑलमोस्ट मिरर जैसा दिखे, लेकिन अदरवाइज मैट फिनिश भी हो सकती है मेटल्स की, ठीक है नहीं। बट इन जनरल मेटल्स टेंड टू बी अ बिट शाइनियर, ठीक है। तो समझ में आई बात की नहीं? तो ये मेरा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है और ये मेरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुमको देखने से लग सकता है कि यार ये सरफेस तो एकदम स्मूथ है, जैसे ये टेबल है तुमको दिख रहा है कि बहुत स्मूथ है, बट एक्चुअली वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मूथनेस की बात होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अंडुलेशन है ऐसे करके। तो उसकी वजह से क्या है, जो लाइट अगर आ भी रही है तो ये अलग अलग एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इवन दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड कर रही है, क्योंकि लेकिन उसकी एरिया की नॉर्मली अलग अलग डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द रफनेस। तो इसलिए क्या है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉल्स ऑन अ रफ और मैट फिनिश सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन due to surface roughness. This type of reflection is called diffuse reflection. However, when light from a particular direction falls on a smooth polished surface, it gets reflected only in a particular direction. This type of reflection is called specular reflection. अब बाकी बोल तो दिया मैंने स्पेक्युलर, लेकिन परफेक्ट स्पेक्युलरिटी नहीं अचीव होती है जनरली, उधर डिग्री ऑफ स्पेक्युलरिटी। मिरर से भी अगर तुम बहुत अच्छा मिरर भी ले लो, उससे भी साइड में थोड़ा बहुत लाइट जाती है, ठीक है ना। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, चलो अभी तुमको थोड़ा सा मैं काम दे रहा हूँ। क्या है, इक्वेशन में तुमको प्रूव करना है। मैं मेरा प्रूफ पढ़ना मत, मैं बाद में प्रूफ बताऊंगा। अभी तुमने वेक्टर्स में पढ़ लिया, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब पढ़ लिया तुम लोगों ने, है ना। तो अभी क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे ये कोई मिरर है और मिरर की ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और ये मेरी इंसिडेंट लाइट यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना कैप लगा यानी यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप भी मेरा यूनिट वेक्टर है, ये इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। एन कैप भी मेरा यूनिट वेक्टर है। और मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो भी लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ, कुछ करो, ठीक है। ये केवल वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यू कैन यूज डॉट प्रोडक्ट एटसेट्रा, वो सब यूज कर सकते हो, बट फाइनल रिजल्ट में आर कैप शुड बी एक्सप्रेस ओनली इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको। इमेजिन करो जैसे ये आई कैप वेक्टर है, इसका उल्टा मैंने माइनस आई कैप वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आर कैप जितने एंगल पे उतने ही वेक्टर पे आई कैप है, ठीक है। अगर मैं आर कैप प्लस माइनस आई कैप करूं, इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करूं तो इनका रिजल्टेंट तो एन कैप के अलॉन्ग होना चाहिए, राइट।
और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, बाई सिमेट्री दिख रहा है, आर कैप का इधर पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और माइनस आई कैप का इधर पड़ेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये 1 यूनिट का वेक्टर है तो ये 1 cos थीटा और ये भी 1 cos थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस आई कैप प्लस आर कैप इज 2 cos थीटा टाइम्स एन कैप, ठीक है। अब cos थीटा को मैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि आई कैप और एन कैप यूनिट वेक्टर्स है, तो माइनस आई कैप डॉट एन कैप करूंगा तो वो cos थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या बन गया इसका, तो माइनस आई कैप प्लस आर कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा को लिख दिया माइनस आई कैप डॉट एन कैप होल एन कैप। समझ में आया कि नहीं? अब बस इसमें आर कैप को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, बाकी सब प्रेडिकेट कर दिया। क्या आ गया, आर कैप इज आई कैप माइनस ट्वाइस आई कैप डॉट एन कैप होल एन कैप। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। इसीलिए मैंने वेक्टर्स पहले पढ़ाया था, ठीक है। ट्रैक से थोड़ा सा मैं अलग चल रहा हूँ, बट प्रीरिक्विजिट है इसके लिए वेक्टर, इसलिए पहले मैंने वेक्टर्स पढ़ा था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने, दिस फार्मूला कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड टू फाइंड रिफ्लेक्टेड रे फॉर आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन ऑफ द मिरर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप वेक्टर्स। नॉर्मली तो देखो सिंपल सी ज्योमेट्री दिख रही है, तब तो तुम ऐसे सीधे इंट्यूशन से कर लोगे, अच्छा ऐसे रे आई तो ऐसे निकल गई। लेकिन अगर आई कैप जे कैप के कैप में अगर दिया हुआ है तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है इसको यूज करने के सिवा, ठीक है जी। आई जे के में अगर दे रखा है कि मिरर की नॉर्मल ऐसे दे रखी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, तो उसको कहां तक विजुअलाइज करते रहोगे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर्स पता है मुझे और ये फॉर्मूला पता है तो मेरे पास सीधे सीधे रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आएगा? हाँ, तो क्या लिखा, दिस फार्मूला कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड टू फाइंड रिफ्लेक्टेड रे फॉर एन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन ऑफ मिरर in terms of I cap, J cap and K cap. Upon reflection from a plane mirror, component of unit vector perpendicular to the mirror gets reversed and the other component remains unchanged. ये भी ध्यान से देखने वाली बात है। जैसे I cap मेरा यहाँ पे आया तो I cap का ये वाला कंपोनेंट क्या है, I cap cos थीटा, और रिफ्लेक्टेड रे का भी ये वाला कंपोनेंट क्या है 1 cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट तो अनचेंज्ड है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का आई मीन इंसिडेंट रे का जो कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर होता है वो एज इट इज रहता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो था इसका पहले नीचे की तरफ था 1 cos थीटा और बाद में ऊपर की तरफ है, तो component perpendicular to the mirror that gets reversed and the component along the mirror that remains the same. तो ऐसे भी सोच सकते हो कि हमने उसी रे के दो कंपोनेंट्स कर लिए और एक कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया। वेक्टर को हमने देखा ना कैसे रिजॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट यूज करके, ठीक है। तो जो एन कैप के लॉन्ग कंपोनेंट है उसको रिवर्स कर दिया आई कैप का, और जो आर कैप के आई मीन एन कैप के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ मिरर। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, कोई तो इंसिडेंट रे होगी और कोई रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आएगा उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सोचो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए पहले वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ना पड़ता है। इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करोगे तो ऐसे इंसिडेंट रे वेक्टर आएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर है, ये जो है मेरा ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा मान लो थीटा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो डेविएशन एंगल क्या आ जाएगा, दिख रहा है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। Consider adjacent figure. From this we can clearly see that angle of deviation is delta is equal to pi minus 2 theta. Pi मतलब 180 डिग्री, रेडियंस में पाई बोलते हैं, ठीक है। ये थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या है, अच्छा इसमें एक चीज और है, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, मिरर को हल्का सा घुमा दिया तो फिर पूछते हैं रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर इंसिडेंट रे को थोड़ा सा घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, इफ द मिरर्स नॉर्मल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 5 क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 2 5 क्लॉकवाइज। कहने का क्या मतलब है, अगर मिरर को मैंने 5 एंगल ऐसे घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 5 से घूम जाएगी, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे का एंगल क्या बन जाएगा, अभी थीटा प्लस 5 बनने लगेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी थीटा प्लस 5 बनेगा, तो टोटल एंगल देखोगे तो उसमें 2 5 का चेंज आ गया, ठीक है। सेम सेंस में, तो जिस डायरेक्शन में मिरर की नॉर्मल घुमाओगे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी मेरी घूमेगी, ठीक है। और 5 से घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 5 से घूम जाएगी। आई बात समझ में नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग द मिरर या फिर रोटेटिंग द नॉर्मल ऑफ द मिरर। अब मान लो इंसिडेंट रे को घुमा रहे, क्या लिखा, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। अब इंसिडेंट रे को अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घुमेगी, समझ गए, और सेम एंगल से घुमेगी। अगर मिरर की नॉर्मल वही रखी है तो इंसिडेंट रे अल्फा इधर गई तो रिफ्लेक्टेड रे अल्फा इधर आएगी, तो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर, समझ में आई बात की नहीं। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, वेक्टर का देखो तो टेल से देखना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अब सवाल ये कि अगर मान लो दोनों चीजें रोटेट कर रही है, मेरा इंसिडेंट रे भी रोटेट कर गया, नॉर्मल भी रोटेट कर गया, तो फिर क्या करोगे, फिर सुपर पोजिशन से निकालना पड़ेगा। मिरर का रोटेशन का इफेक्ट अलग से देख लेंगे और इंसिडेंट रे के रोटेशन का इफेक्ट अलग से देख लेंगे, और दोनों इफेक्ट्स को ऐड करके हमें नेट फर्क पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे पे नेट कितना असर पड़ा, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं। तो यही लिखा है, if both incident ray and normal are rotated
net effect on reflected ray is found by superposition, that is add the two effects considering one at a time लेके दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ मिरर्स एट एन एंगल। मतलब मान लो मेरा ये कोई दो मिरर्स हैं, ठीक है, और मिरर्स का नॉर्मल का जो प्लेन है, दोनों मिरर्स की नॉर्मल से एक प्लेन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, उसी प्लेन में मान लो मेरी कोई रे आई है जो पहले मिरर से बीटा वन एंगल पे मेरी पड़ी है, ठीक है, और इन दोनों मिरर्स का जो एंगल है आपस में थीटा है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल बीटा वन है तो अगला जो एंगल बीटा टू होगा, मान लो सेकंड रिफ्लेक्शन पे उसका एंगल होगा ना बीटा टू, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बीटा टू जो होगा वो मेरा बीटा वन माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं, अभी करेंगे भी इनफैक्ट उसको प्रूव। और अगर बीटा टू मेरा बीटा वन माइनस थीटा हो गया तो उसके बाद तो सिमिलर सी बात है ना, यानी बीटा थ्री क्या हो जाएगा, फिर बीटा टू में से एक थीटा और माइनस हो जाएगा, फिर बीटा फोर क्या हो जाएगा, समझ गए। सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस जो है वो उसमें एपी में हमारा एंगल घटता चला जाएगा, है ना, बीटा वन फिर अगला बीटा वन माइनस थीटा, फिर बीटा वन माइनस टू थीटा, फिर बीटा वन माइनस थ्री थीटा। अब सवाल ये है कि ये कब तक चलती रहेगी सीरीज, क्या हमेशा चलती रहेगी, नहीं। एक्चुअली सोच के देखो, अगर अच्छा बाय द वे करते करते कभी बीटा नेगेटिव भी हो जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होगा पॉजिटिव एंगल है, मतलब रे जो है मेरी वर्टेक्स के पास जा रही है, लेकिन करते करते ऐसा भी हो सकता है ना कहीं पे रे जो है मेरी वर्टेक्स से दूर जाने लग जाए, तो नेगेटिव एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि वर्टेक्स से दूर जा रही है मेरी रे, वर्टेक्स के पास नहीं जा रही है, दूर जा रही है, लेकिन दूर जाते जाते हो सकता है कभी ऐसे एंगल पे पड़े कि उसके बाद दोबारा से दूसरे मिरर पे इंसिडेंस ही ना हो कभी भी। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो उस केस में क्या होगा, फिर फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर उसके बाद रे आके एस्केप कर जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं हम लोग, जो एपी वाली बात है, क्या लिखा, अब यहाँ पे देखना, ये मेरा बीटा टू है, ठीक है, तो ये बीटा वन है मेरा, ओके, क्या लिखा, हाँ, तो बीटा टू बीटा वन माइनस थीटा, बीटा थ्री बीटा टू माइनस थीटा एक्सेट्रा। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो मैंने क्या लिखा देखो, एंगल बी ए सी, तो बी ये बी ए सी एंगल है, ठीक है, ये किसके बराबर है, हमें पता है बी ए सी इज इक्वल टू ओ बी ए प्लस बी ए एंड प्लस बी ओ ए, ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर, जस्ट वन सेकेंड, सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, सी जो है ये हॉरिजॉन्टल वाला है, तो ये मेरा बीएसी एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये तो समझ में आ रहा है ना, एंगल बीएसी ये वाला एंगल है, ठीक है, वो गलती से मैं उधर देख रहा था, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज दिस एंगल, ओके। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या लिखा, टू बीटा वन प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा वन, तो ये देखो ये एंगल कितना हो गया, ये टू बीटा वन है, और ये क्योंकि नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री माइनस बीटा वन है, तो इसका मतलब क्या, बीएसी एंगल को मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, टू बीटा वन प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा वन लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री और ये बीटा टू है, तो इसको मैंने क्या लिखा, 90 डिग्री प्लस बीटा टू प्लस थीटा। तो आई होप ये समझ में आई होगी इक्वेशन। बस अब इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लो तो मेरे पास क्या आ गया, बीटा टू आ गया मेरा बीटा वन माइनस थीटा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद फिर क्या है, अभी क्या लिख सकते हैं, बीटा टू बीटा वन माइनस थीटा है, दस एट nth रिफ्लेक्शन क्या होगा, बीटा एन विल बी बीटा वन माइनस एन माइनस वन थीटा, समझ गए कि नहीं। बीटा टू में एक थीटा माइनस हुआ है, बीटा थ्री में दो थीटा माइनस होंगे, बीटा थ्री में टू थीटा, मतलब समझ गए, सॉरी बीटा टू में एक थीटा माइनस हुआ, हाँ समझ गए ना, तो इसलिए बीटा एन विल बी बीटा वन माइनस एन माइनस वन थीटा, तो बीटा एन क्या हो गया, बीटा वन माइनस एन माइनस वन थीटा, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है कि रे जो है ओ से दूर जा रही थी, ठीक है, करते करते ऐसे हो ही सकता है ना ये बाहर जाने लग जाए। नेगेटिव एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस द रे वाज मूविंग अवे फ्रॉम ओ व्हाइल अप्रोचिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड अ पॉजिटिव एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस दैट रे वाज मूविंग इनवर्ड्स, इंसिडेंस के टाइम पे इनवर्ड जा रही थी या आउटवर्ड जा रही थी, ठीक है, ओके। ओके, to find the total number of reflections we can keep generating the terms of the AP, ये AP के टर्म्स जनरेट कर सकते हैं until beta n remains less than 90 degree, ठीक है। Since an incidence angle of minus 90 degree means ray is parallel to the mirror, मतलब सोचो ऐसे करते करते अगर इसके पैरेलल हो गया, मेरा पैरेलल हो गया तो उसके बाद तो फर्दर रिफ्लेक्शन पड़ेगा नहीं, ठीक है, पैरेलल हो गया या फिर पैरेलल से भी ज्यादा मतलब इस तरह से हो गया तो फिर फर्दर कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक मेरा बीटा एन का मॉड नेगेटिव एंगल बेशक बन गया, ये 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए बीटा एन का मॉड, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है, समझ लो वो कभी इंसिडेंस पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो माइनस 90 डिग्री का मतलब है कि रे पैरेलल टू द मिरर है, समझ सकते हैं, पैरेलल हो जाए या फिर पैरेलल से भी और ज्यादा स्टीप हो जाए तो फिर कैसे पड़ेगी, फिर तो पड़ेगी नहीं, समझ गए। तो इससे हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, क्या है हमारा, for the shown incident ray find part A angle of incidence at the incidence at successive reflections until there are no more reflection। तो ये 40 डिग्री पे आई है मेरी रे, ये 50 डिग्री है,
तो मुझे क्या बताना है, सक्सेसिव एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन की पूरी सीरीज निकालनी है जब तक देयर इज नो फर्दर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पता लगानी, और क्या करना है, डेविएशन एंगल ऑफ द रे आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद कितने एंगल से डेविएट हो जाएगी, ये निकालना है हमको, ठीक है। मिरर जो है ये इनफाइनाइट है, यानी इस तरह से और इस तरह से ये इनफाइनाइट है हमारे पास मिरर की ये डायमेंशन, ठीक है। जल्दी से कर लो। हाँ तो सिंपल ही है, देखो तो क्या होगा, तो मुझे पता था कि बीटा एन जो है वो बीटा 1 में से n-1 थीटा माइनस करके करते जाना है। क्या होगा, पहला तो मेरा बीटा 1 तो 40 डिग्री है, इसमें से 50 माइनस करोगे तो -10 डिग्री आएगा, फिर 50 डिग्री और माइनस करोगे -60 डिग्री। अभी क्या है, इसके बाद कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्यों, और फर्दर रिफ्लेक्शन करोगे तो -110 डिग्री, क्योंकि क्या है, अगर मान लो ये इसके पैरेलल हो गया तो -110 तो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल से और ऐसे जा रही है इसके ऊपर पड़ने की जगह, तो इसका मतलब क्या है, वो तो मैंने इसके ऊपर पड़ेगी नहीं दोबारा से कभी, समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस यहीं पे हमारी सीरीज स्टॉप कर देंगे। तो क्या हुआ, टोटल नंबर, टोटल टोटल रिफ्लेक्शन क्या होगा, हाँ तो इंसिडेंस एंगल 40 डिग्री, -10 डिग्री, -60 डिग्री, तो टोटल कितने हो गए, 3 रिफ्लेक्शन, राइट। अब रे डायग्राम जो है हमने यहाँ पे दिखा रखा है, हुआ क्या है, ऐसे गई है रे, ऐसे गई है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे गई है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो रे जा रही है वो इसके पैरेलल से कम स्टीप है, समझ गए, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रे आ रही है, वो इसके पैरेलल से ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो दोबारा पड़ेगी नहीं उसके ऊपर कभी भी। 110 -110 डिग्री वाला समझ गए ना, इस तरह से कुछ हो जा रहा है, ओके। अब क्या है, अब डेविएशन, पहले मिरर से डेविएशन क्या होगा, तो 180 डिग्री -2 थीटा हमें देखना होता है, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या आ गया, 180 डिग्री -2 इंटू 40 डिग्री, ये पहला डेविएशन आ गया, ठीक है। तो वो कितना आ गया मेरा 100 डिग्री, ये कैसा हुआ डेविएशन, देखो ये क्लॉकवाइज है 100 डिग्री, ओके। सिमिलरली सेकंड मिरर पे क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो ये क्या है 180 डिग्री -2 इंटू 10 डिग्री, तो ये क्या आ गया 160 डिग्री, ये भी क्लॉकवाइज ही है, समझ गए। तो क्या है, सारे डेविएशंस को ऐड करते जाओ, इसमें भी तुम चाहो तो प्रोग्रेशन बना सकते हो, अगर सीरीज सम निकालना चाहते हो तो सीरीज सम निकाल सकते हो, एपीएन एपी के टर्म्स का सम जैसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा 2 कितना आ गया 160 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल डेविएशन क्या आ गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज 260 डिग्री क्लॉकवाइज। आप 260 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो या फिर -100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलो, वो एक जैसी बात हो जाती है, ठीक है, एज फार एज इफेक्टिव डायरेक्शन एंड स्पेस इज कंसर्न, ठीक है। क्या हुआ, since 360 degree is a full circle, 260 degree clockwise is equivalent to 100 degree anti-clockwise. Notice that successive clockwise deviations are 180 degree -2 beta, 180 degree +2 beta, 180 degree -2 beta 3, etc. इस तरह से मेरा सीरीज चलते जा रहा है, ठीक है, सक्सेसिव डेविएशंस के लिए, ओके, एंड सो ऑन विद बीटा आई बीइंग द साइन वैल्यू, ठीक है। अब थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अगर मान लो क्यूमुलेटिव एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो क्या करोगे, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर दोगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये समझ गए ना क्या करते जा रहे हैं, तो 560 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा 3 रिफ्लेक्शंस के बाद, और 720 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, परफेक्ट सर्कल, तो 560 डिग्री क्या 160 शॉर्ट ऑफ 720 है, तो अगर 3 रिफ्लेक्शन होंगे तो ये क्या हो जाएगा 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया ये किस तरह से कैलकुलेट किया हमने। अच्छा हाँ, देयर इज अ स्लाइड मिस्टेक, यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एक चीज, बीटा 10 डिग्री नहीं है, एक मिनट, बीटा मेरा क्या है, एक सेकंड रुकना, बीटा बीटा 2 मेरा -10 डिग्री एक्चुअली, तो साइन वैल्यू अगर ले लो तो यहाँ पे ये प्लस ही है एक्चुअली, यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड, हाँ ये ऑल्टरनेट चलते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बीटा जो है साइन वैल्यू ही है हमारा, ठीक है, तो इसलिए प्लस आया, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। अब इसको ऐड करते जाओगे तो तुम्हारे पास फाइनली टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल एंगल आ जाएगा तुम्हारा डेविएशन का, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आज की क्लास में हम करेंगे नहीं, बट ठीक है, अभी तो तुमको नोट्स मिल जाएंगे, तो तुम लोग चाहो तो खुद से थोड़ा पढ़ सकते हो नोट्स। तो जैसे ये वापस उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर मिरर्स को थोड़ा इसको इधर घुमा दिया उसको उधर घुमा दिया तो फाइनल रे पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ रही बात की नहीं? यानी 2 मिरर्स हैं, ये ओ ए एक मिरर है, ओ बी एक मिरर है, तो इस मिरर को भी थोड़ा घुमा दिया, इस मिरर को भी थोड़ा घुमा दिया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिरर को घुमाया तो उससे देखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड रे पे क्या असर हो रहा है, और वो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर के इंसिडेंट रे है, तो फिर दूसरे मिरर पे फिर देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, फिर दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि फाइनल रे पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उस तरह के काम हम लोग यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के हैं जो करने वाले हैं। फिर इस तरह का क्वेश्चन होता है कि कितना एंगल हो मिरर्स में कि रे अपना पाथ रिट्रेस करने लग जाए। पाथ रिट्रेसमेंट कब होता है, रे अगर ऐसे आ रही है और कहीं पे नॉर्मली पड़ गई, अगर मिरर पे नॉर्मल पड़ गई तो जिस पाथ के लॉन्ग आई है उसी पाथ के लॉन्ग फिर वापस जाने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। फिर इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि एक रे आई और उसके बाद 3 रिफ्लेक्शन के बाद हम चाहते हैं दूसरे मिरर के पैरेलल निकल जाए, तो उसमें फिर मिरर्स के बीच में कोई खास एंगल होगा जिसके लिए ये चीज अकॉम्प्लिश हो सकेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरह के देखेंगे। फॉर दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।